अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं साइकी स्पॉटलाइट। कल हमने अपने लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी बयान किया था, ओरिजिन बयान किया था, डेफिनेशन बयान की थी और उसके बाद हमने उसके गोल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इस दुनिया में साइकोलॉजी की 60 प्लस जो है वो ब्रांच हैं, लेकिन हम जिस पे बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट यूजेबल ब्रांच जिन पे बात की जाती है, जिनका जिक्र बुक्स में होता है, हम उन पे बात करेंगे, जिसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल, क्लिनिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे। अब करते हैं इसमें ब्रांच क्या होती है। व्हाट इज़ ब्रांच? आपकी नज़र में क्या है? देखें, जिस जिस चीज़ में या जिस जिस हमारी पर्सनैलिटी में या हमारी ग्रोथ में, हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन में, या जिधर जिधर साइकोलॉजी यूज़ होती है, जिधर जिधर इसका वर्क है, या जहाँ जहाँ पे इसकी स्टडी की जाती है, उसे बेसिकली ब्रांच कहा जाता है। और हर एक ब्रांच के ऊपर बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी गई है, बट हम यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जहाँ पे डेवलपमेंट का लफ्ज़ आता है वहाँ पे होती है कि नशोनुमा, यानी कि ग्रोथ। अब इंसान की जो ग्रोथ आ रही है, इंसान की जो पूरी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ जो कि उसकी बॉडी में या उसके बिहेवियर में जो शो होती हैं, फिज़िकली एंड बिहेवली एंड माइंडली, जो उसके चेंजिंग्स हैं, हमने उसके ऊपर स्टडी करना हो तो हम उसे कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। बिकॉज जैसा ही बच्चा इस दुनिया में आता है वो ग्रेजुअली ग्रो करता है, वो बढ़ता है, उसकी नशोनुमा होती है, उसके बॉडी पार्ट्स बढ़ रहे होते हैं, उसकी मेंटल एज बढ़ रही होती है, वो चीज़ों को समझ रहा होता है, वो चीज़ों को देख रहा होता है, सेंस कर रहा होता है, टच करता है, उसके बाद वो उसे जज करता है। और हमने इन चेंजिंग्स के ऊपर जब स्टडी करनी है, या इन चेंजिंग्स के ऊपर स्टडी करके जो वर्क करना है, उससे बेसिकली कहा जाता है साइकोलॉजी, एंड दिस इज़ कॉल्ड द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। बेसिकली इसे इन शॉर्ट वर्ड्स में, सिंपल डेफिनेशन में कहा जाता है कि पूरी ज़िंदगी में इंसान की रोनुमा होने वाली तब्दीलियों को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। अब जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक इंसान कैसे बढ़ता है, उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां वक्त के साथ वाज़े होती हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी में हमने उसको पढ़ना है। कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं? फिज़िकली हो सकती हैं, यानी कि बॉडी पार्ट्स, हेयर्स, बॉडी पार्ट्स, ऑल, हाइट, वेट, इस तरह की। और मोटर डेवलपमेंट ये होती है कि जो बच्चा मूव करता है वो मूव करना सीख रहा है, उसकी अपनी पर्सनल इमोशनल थिंकिंग सब कुछ चेंज हो रहा है। कुछ वो सोसाइटी से सीख रहा है, कुछ वो अपने घर से सीख रहा है। जिसकी भी तरह उसकी डेवलपमेंट हो रही है, और उसकी जो एक जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है, एक जो नॉर्मल लाइफ का टाइम होता है, जिसमें ये डेवलपमेंट बच्चे की स्टेज बाय स्टेज होनी चाहिए, हमने वो स्टडी करनी है कि आया वो नॉर्मल टाइम पे हुई है कि नहीं। मतलब कि एक हमने सीक्वेंस देखना है कि तमाम नॉर्मल बच्चों की तरह क्या ये बच्चा भी उसी तरह इसकी डेवलपमेंट हुई है, क्या ये उसी तरह बड़ा है, क्या इसकी मेंटल एज, क्या इसकी ग्रोथ, क्या इसकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसकी एज के अकॉर्डिंग हुई हैं। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक बहुत बॉड टर्म है, जिसमें हम सिंपल वर्ड्स में ये कहा जा सकता है, पर्सनैलिटी आपकी करेक्टरिस्टिक्स, आपका बिहेवियर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। और ओवरऑल इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी ट्रेड्स आती हैं, और आपकी ट्रेड्स आ जाती हैं, आपकी थिंकिंग आ जाती है, आपके इमोशंस आ जाते हैं, आपके फीलिंग्स आ जाते हैं। सब का
इन सब को एक दो नाम में बयान किया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इज़ अ पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी क्या होती है? हर बंदे की पर्सनैलिटी वेरी करती है, हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। एक इंसान जो है दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, चाहे उसकी शक्ल हो, चाहे उसकी आवाज़ है, चाहे उसके काम चाहे उसकी थिंकिंग है, बिहेवियर है, उसका सोचना है, उसका करना है, उसकी हरकत है, सब चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इसी का नाम है पर्सनैलिटी। जो चीज़ इंसान को यूनिक बनाती है, जो चीज़ इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है, जिसमें यूनिक का वर्ड यूज़ है, इसे हम यूनिकनेस ऑफ करेक्टरिस्टिक कहते हैं। और यूनिकनेस भी इसीलिए कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी हर एक की डिफरेंट है, वेरी करती है डिफरेंट टू पर्सन टू पर्सन। Different thinking of style, different emotions, different feelings, different grooming, जो कि हमें एक इंसान से दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाए, इसे कहा जाता है यूनिकनेस ऑफ करेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि पर्सनैलिटी। इसीलिए कहते हैं कि पर्सनैलिटी हर एक की अपनी डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान की थिंकिंग, फीलिंग्स, एक्टिंग, बिलीविंग, सेल्फ कंट्रोल, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, सोशल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, डिफरेंट उसकी जो स्किल्स हैं, हर एक की एक इंसान से दूसरे इंसान की ये चेंज हो रही हैं, और इसीलिए पर्सनैलिटी एक यूनिक टर्म कहा जाता है। पर्सनैलिटी में हम स्टडी करते हैं इंसानों का डिफरेंस। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, और यही मुख्तलिफ चीज़ें उसको यूनिक बनाती हैं और उसकी एक पर्सनैलिटी बनाती हैं और पर्सनैलिटी को शेप देती हैं। और हम इसको शेप किस तरह से देते हैं? बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। जैसा कि हम सोशल लर्निंग करते हैं, हम लोगों से सीखते हैं, कुछ हम उसको अडॉप्ट करते हैं, कुछ अपनी थिंकिंग के थ्रू उस चीज़ को हेल्प करके हम उसको एक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें आ जाती हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। उसके बाद चलते हैं सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? सोशल साइकोलॉजी में लोग, हम, आप, ये, वो, रिश्तेदार, सब, इट मीन्स लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ और लोगों का आपके साथ रिलेशनशिप, इस पे हम स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में, कि हम एक इंसान के साथ या एक किसी ग्रुप के साथ हमारा बिहेवियर क्या है, और जो हमने बिहेवियर शो किया है उसका इन्फ्लुएंसेस एक ग्रुप पे या एक पर्सन पे क्या आया है, इसे हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में। हमारे साथ रहते हुए हमारे साथ लोगों का एटीट्यूड क्या है, वो क्या शो कर रहे हैं, लोगों से हम कौन सी न्यू स्किल सीख रहे हैं, और लोग हमसे किस चीज़ से इंस्पायर होके न्यू थिंग्स लर्न कर रहे हैं और उस पे वो एक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि पीपल और आपका, पर्सन का लोगों के साथ, लोगों का आपके साथ, यानी कि सिंपल वर्ड्स में लोगों के साथ आपका ताल्लुक़, इससे हम कहते हैं सोशल। और सोशल साइकोलॉजी इस पे स्टडी करती है हमारा लोगों के साथ जो ताल्लुक़ है वो दूसरों पे क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो उस पे क्या एक्ट कर रहा है, इसे कहते हैं हम, इसकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये सारा हम स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में। जैसा कि अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है ये, कि सोशल साइकोलॉजी में हम एक बच्चा, हम जब उसको स्कूल भेजते हैं तो उसे स्कूल की सेटिंग का नहीं पता होता, स्कूल के एनवायरनमेंट का नहीं पता होता। वो जब बच्चों के साथ बैठता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, ग्रेजुअली वो न्यू चीज़ें लर्न करता है, सीखता है, बच्चों से वो चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं कि वो सोशल बिहेवियर को अपने अंदर अडॉप्ट कर रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल के मैनर्स, एटीट्यूड्स, टीचर के साथ बात करने का तरीका, सब कुछ वो सीख जाता
है। बच्चे और टीचर के साथ उनका कम्युनिकेशन पैटर्न, सब चीज़ें सोशल साइकोलॉजी में आ जाती हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी? आपके जहन में आता है कि अब इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम है साइकोलॉजी का? बहुत काम है साइकोलॉजी में, यानी कि जो वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स के साथ कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, उनको कोई काउंसलिंग चाहिए, उनका कोई पर्सनल इशू है, उनका वर्क सिचुएशन उनका ठीक नहीं है, उनको वर्किंग कंडीशन सही प्रोवाइड नहीं की जा रही, वो सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो उनके सैलरी से या उनके वर्क की वजह से वो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहे, या हो सकता है कि उनकी ऐसी इंडस्ट्री में कोई वर्क प्रॉब्लम्स हों जिनकी वजह से, या ऐसा इन्वायरमेंट उन्हें ना दिया जा रहा हो कि जिससे वो अपना काम सही तरह से ना कर सकते हों। तो इसकी काउंसलिंग करने के लिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम स्टडी ये करते हैं कि वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ रिलेशन और वर्क सिचुएशन की सेटिस्फेक्शन, इसकी वजह से उनके वर्क के ऊपर उनके वर्क के ऊपर उनकी डिलीजेंस, उनकी कमिटमेंट क्या वो पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर उनकी कंपनी को कोई लो प्रोडक्शन हो रही है या लॉस हो रहा है तो उसकी रीज़न्स जानते हैं। ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। उसके बाद आ जाता है अगर उनके अंदर अगर वर्कर्स के कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं तो एज अ साइकोलॉजिस्ट उनकी काउंसलिंग के थ्रू उनकी कन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व किया जाता है, उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है। अब बात होती है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है इसे कहा जाता है जिसमें हम इंसान की ओवरऑल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स, इमोशन प्रॉब्लम्स, या कोई डिसऑर्डर्स या कोई एबनॉर्मेलिटी, कुछ भी जब एक इंसान में इस तरह का इंडिकेट हो रहा होता है तो हम उसे क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करके उसको हम रिज़ॉल्व करते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? थ्रू थेरापीज़, डिफरेंट थेरापीज़ अप्लाई की जाती हैं उनके बिहेवियर्स को, उनके इमोशंस को, या उनकी एबनॉर्मेलिटी और डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए साइकोथेरेपी को अप्लाई किया जाता है। इंटरव्यू टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। जैसा कि एग्जांपल है, अगर किसी का एबनॉर्मल बिहेवियर है, यानी कि किसी को फोबिक डिसऑर्डर है, फोबिक का मतलब होता है कि खौफ, किसी भी चीज़ का उसको बेजा खौफ है, बिला वजह का खौफ है कि उसका असल में वो खौफ बनता नहीं है लेकिन वो उसको ये खौफ है। किसी को हाइट फोबिया होता है, किसी को इंसेक्ट फोबिया होता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को बारिश में मतलब बारिश फोबिया होता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर थ्रू थेरेपी एक पर्सन को आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक किया जाता है, उसके ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ख़त्म किया जाता है, उनको फेस करवाया जाता है थ्रू थेरेपी। किसी की इस तरह से मूड डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन या शॉर्ट टेम्पर या सैडनेस, या किसी का भूख ख़त्म होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी लूज़ होती जा रही है, या उसकी हेल्थ डाउन होती जा रही है, तो उसको हम थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजी हम उसको लीड करते हैं। अब होती है काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब काउंसलिंग साइकोलॉजी भी डील करती है हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारी एजुकेशन को, हमारी किसी भी ऐसी फील्ड में जहाँ पे हम हैं, या जिस जगह पे, इवन घर में या किसी भी जगह पे, या वर्किंग प्लेस में, या ऑफिस में, या स्कूल में, या यूनिवर्सिटी में, हमें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम अपने काम पे तवज्जो नहीं दे पा रहे, हमसे कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो हम उसे काउंसलर के थ्रू हम इसे टैकल कर सकते हैं, रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी में दोनों ही रिज़ॉल्व करते हैं। इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि ये डिसऑर्डर की सिविरिटी को देख के थेरेपी अप्लाई की जाती है, अगर सिविरिटी ज़्यादा हो तो। अदरवाइज़ उसको काउंसलिंग के इनिशियल स्टेजेस पे काउंसलिंग के थ्रू से ठीक किया जाता है।
अब बात होती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है? इसमें बेसिकली इसका मेन पर्पस ये होता है कि इंसान की परसेप्शन को, इंसान की जो सेंसेशंस हैं, जो हम सेंस करते हैं, सेंस करके हम उसे अपने मेमोरी में लाते हैं, मेमोरी में लाने के बाद हम उसे लर्न करते हैं, और जो जब से हम उसे परसीव कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम अगर वहाँ से है तो हम उसे वहीं से रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट के हमारे जो माइंड में हम बिहेव जो शो करते हैं वो हम थ्रू थिंकिंग शो करते हैं। तो हम थ्रू एक्सपेरिमेंट अपनी किसी भी इंसान को जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको थ्रू थिंकिंग लर्न करवाएंगे। उसके बाद उसका हम बिहेव देखेंगे, उसका बिहेव चेंज हो जाएगा। जैसा कि कंडीशनिंग में हमने जानवरों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बताया, ये प्रूव किया कि हम किसी भी ह्यूमन को या एनिमल को हम एक बिहेवियर लर्न करवा सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू लर्निंग, थ्रू उसके थॉट्स के ज़रिए हम उसके बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। वाया नेगेटिव बिहेवियर से हम उसको पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ मूव करवा सकते हैं। उसके बाद आती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें टोटल ओवरऑल हमारे बॉडी के फिज़िकल पार्ट्स आ जाते हैं, उनके फंक्शंस ऑफ द बॉडी, न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन, हमारी मेमोरी, हमारे हार्मोन्स, इनके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी पे स्टडी करते हैं। फिर आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी तो ऐसी साइकोलॉजी है जिसमें स्टूडेंट और टीचर पे बात की जाती है कि टीचर और स्टूडेंट की लर्निंग में दोनों के ऊपर इस चीज़ को काम किया जाता है, दोनों को ये लर्न करवाया जाता है कि अगर इनके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, टीचर का अगर लेक्चर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा तो वो तो वर्क किया जाता है टीचर्स पे। अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी काउंसलिंग की जाती है। इन एजुकेशन के पार्ट में साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है, जहाँ पे स्कूल में अगर कोई और प्रॉब्लम है या बच्चा घर के वजह से डिस्टर्ब होकर प्रॉपर अपनी स्टडी पे अटेंशन नहीं दे पा रहा तो उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है। और अगर करियर का टाइम आ गया है, मेजर चूज़ करना है, देन हेल्प की जाती है थ्रू काउंसलर, और सजेस्ट किया जाता है कि आप बच्चे की साइकी को टीचर्स बच्चे की साइकी को समझ कर उसके अकॉर्डिंग उनको लर्निंग करवाते हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का हर ब्रांच के साथ लिंक है। सोशल साइकोलॉजी के साथ, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के साथ हम इसे लिंक कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी भी आती है कि जिनके एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की जब बात की जाती है लाइक सोशल साइकोलॉजी में, तो हम उसमें बात करते हैं कि सिर्फ जो है लोग माहौल से, तो माहौल किस चीज़ से बनता है, हम बात करते हैं माहौल किस चीज़ से बनता है। माहौल लोगों से बनता है ना, एक इन्वायरमेंट तो लोग क्रिएट करते हैं ना, तो माहौल के लोगों पर क्या असरात होंगे और लोगों के माहौल पर क्या असरात होंगे, इन दोनों चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन करवाना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।